कभी सोचा है कि ये हवा, ये पानी या ये किताब जिसे हम छू सकते हैं, आखिर इन सब की आखिर इन सब की बुनियाद क्या है? मतलब ये सब बने किस चीज से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को चकराया है। तो चलिए आज इसके रहस्य की तह तक चलते हैं। सोचिए, वो किताब जो हम पढ़ रहे हैं, या वो पानी जो हम पीते हैं, इवन हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर हम इसको तोड़ते चले जाएं और तोड़ते जाएं, बिल्कुल छोटा करते जाएं, तो सबसे आखिर में वो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण क्या मिलेगा? बस यही खोज आज का हमारा सफर। और ये सवाल कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हजारों साल पहले, जब कोई मॉडर्न साइंस लैब्स नहीं थीं, तब इंडिया और ग्रीस के फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक सिर्फ अपनी सोच और इमेजिनेशन के दम पर इस पजल को सुलझाने में लगे थे। उनकी खोज थी उस सबसे छोटे हिस्से की जिसे और तोड़ा ना जा सके। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखो, सदियों तक ये परमाणु या एटम का जो आइडिया था ना, ये बस एक फिलोसॉफिकल थॉट था, एक अमेजिंग इमेजिनेशन थी, पर इसको प्रूफ करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये साइंस से ज्यादा फिलॉसफी का हिस्सा था। फिर आई 18th सेंचुरी और यहाँ से गेम बदलना शुरू हुआ। लवॉइज़ियर और प्रोस्ट जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, और इन एक्सपेरिमेंट से मैटर को लेकर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स सामने आए। और सच कहूं तो यही दो नियम आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन बने। तो ये है पहला गोल्डन रूल। मतलब बिल्कुल सीधा सा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जितना मास यानी वजन शुरुआत में लेते हो ना, आखिर में भी आपको ठीक उतना ही वजन मिलेगा। मास कहीं गायब नहीं होता, ना ही नया बनता है, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। ये देखिए, रिएक्शन से पहले टोटल मास और रिएक्शन के बाद टोटल मास बिल्कुल बराबर। ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, सिर्फ चीजों की अरेंजमेंट बदल गई। द क्रूशियल पॉइंट इज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आते हैं दूसरे गोल्डन रूल पर। ये कहता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड, मान लो पानी, आप उसे नदी से लो, समुंदर से लो या लैब में बना लो, कहीं से भी ले आओ, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सेम टू सेम रहेगा। मतलब सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे पानी H2O है, इसमें हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही कंबाइन करेगी। ये जो 1:8 का मास रेशियो है ना, ये हमेशा फिक्स्ड है। बिल्कुल वैसे ही अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो हमेशा 14:3 ही होता है। ये फिक्स्ड रेशियोज ही केमिस्ट्री की आत्मा हैं। तो अब साइंटिस्ट के पास दो रूल्स तो आ गए, पर इनका मतलब क्या था? इन्हें जोड़े कौन? इसका जवाब दिया एक ब्रिटिश केमिस्ट ने, नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने इन दोनों रूल्स को एक साथ जोड़ा और एटम की पहली प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी पेश की। तो ये है जॉन डाल्टन। इन्होंने ही मैटर के नेचर के बारे में एक बेसिक थ्योरी दी। बेसिकली इन्हीं की वजह से फिलॉसफी साइंस में बदली। उन्होंने ही एटम के आइडिया को एक सॉलिड साइंटिफिक फाउंडेशन दिया। डाल्टन्स की थ्योरी कितनी ब्रिलियंट थी, ये देखो। उन्होंने कहा कि एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। इससे सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स छोटे छोटे होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं। इससे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन हो गया। क्या कमाल की थ्योरी की, दोनों रूल्स को एक साथ समझा दिया। डाल्टन की थ्योरी के बाद अब साइंटिस्ट को एटम के बारे में बात करने के लिए, उसको लिखने पढ़ने के लिए कुछ टूल्स चाहिए थे। एक तरह से एक सीक्रेट लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज थी उसके सिंबल्स और उसका मास। तो आखिर ये एटम है क्या? ये हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। एक रेत का कण हो, पानी की बूंद हो, हर जगह। और ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखो ना, तब जाकर एक कागज की शीट जितनी मोटाई बनती है। इसलिए इनके साइज को नैनोमीटर्स में नापा जाता है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उन्हें लिखने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है जिसे IUPAC बनाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल और अगर दूसरा लेटर हो तो वो हमेशा स्मॉल। जैसे एल्यूमिनियम के लिए AL नहीं लिखना। और ये रूल कितना जरूरी है जरा इस एग्जाम्पल से देखो। को कैपिटल C स्मॉल O, ये है एलिमेंट कोबाल्ट। पर अगर आपने गलती से CO दोनों कैपिटल लिख दिया
तो वो बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस। देखा, एक छोटी सी गलती और मतलब बिल्कुल अलग। जरा सोचिए, एक एटम इतना इतना हल्का है कि इसको ग्राम या किलोग्राम में तौलना तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो साइंटिस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, एक रिलेटिव स्केल बनाया। उन्होंने कार्बन 12 एटम को अपना स्टैंडर्ड वेट, अपना बाट मान लिया, और फिर कहा कि इस कार्बन 12 के मास का ठीक 1/12 हिस्सा 1 एटॉमिक मास यूनिट या यू कहलाएगा। बस अब बाकी सारे एटम्स को इसी यू के तराजू पे तोला जाता है। ऑलराइट, अब तक हमने एटम्स और उनके सिंबल्स को समझ लिया। अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। वो है केमिकल फॉर्मूलाज, जैसे H2O या NaCl आखिर लिखे कैसे जाते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो एग्जाम्स में पक्का काम आएगी। लेकिन फॉर्मूला लिखना सीखने से पहले 2 वर्ड्स का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मॉलिक्यूल और आयन। देखो, मॉलिक्यूल तो एटम्स का एक ग्रुप है जो आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन गैस में O2। लेकिन आयन थोड़ा अलग है। ये एक चार्ज्ड एटम है, मतलब या तो उसने इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है या इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज। अब आती है वैलेंसी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे समझो कि हर एटम के पास ना कुछ हाथ होते हैं दूसरे एटम्स को पकड़ने के लिए। जिसके पास जितने हाथ, वो उतने बॉन्ड बना सकता है। इसी सिंपल सी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। सिंपल? तो फॉर्मूला बनाएं कैसे? इसके लिए एक सुपर सिंपल मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड। स्टेप 1, दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखो। स्टेप 2, ठीक उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख दो। स्टेप 3, अब इन वैलेंसीज को क्रॉस करके एक दूसरे के नीचे ले आओ। और बस हो गया, बन गया फॉर्मूला MgCl2। इसका सीधा सा मतलब है एक मैग्नीशियम एटम को 2 क्लोरीन एटम्स की जरूरत है। और यहाँ एक ऐसी गलती है जो स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो, द ब्रैकेट रूल। जब OH जैसे पॉली एटॉमिक आयन्स, मतलब एटम्स का एक ग्रुप जिसका एक कॉमन चार्ज हो, जब ये एक से ज्यादा बार आते हैं तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना ही पड़ता है। CaOH2 का मतलब है कि एक कैल्शियम से 2 OH ग्रुप्स जुड़े हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो मतलब ही गलत हो जाएगा। चलो, फॉर्मूला बनाना तो आ गया। अब अगला स्टेप क्या? इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का वजन यानी मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान है। ये बस सिंपल एडिशन है। फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं ना, उन सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो 2 को 1U से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 16U से, टोटल हो गया 18U। इट्स दैट सिंपल। हाँ, कभी कभी एक टर्म सुनने को मिलेगा, फॉर्मूला यूनिट मास। इस नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास जैसी ही चीज है, बस फर्क इतना है कि ये टर्म स्पेशली आयोनिक कंपाउंड्स जैसे नमक NaCl के लिए यूज होता है। कैलकुलेशन का तरीका वो एकदम सेम है। तो आज हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया की फाउंडेशन को समझा। लेकिन एक बात याद है, डाल्टन ने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, वो इनडिविजिबल है। क्या ये बात 100% सच है, या फिर उस छोटे से पार्टिकल के अंदर भी एक पूरी यूनिवर्स छिपी है? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। सो स्टे क्यूरियस।